हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का एक रिवीजन करने वाले हैं, जो आप देख रहे होंगे स्लाइड पे। ठीक, ये दूसरा लेक्चर है। तो जो डायरेक्ट दूसरा लेक्चर देख रहे होंगे, पहला लेक्चर देख ले तो कंटिन्यूटी बनी रहेगी। और लगभग ये लास्ट टॉपिक है हमारा क्विक रिवीजन का, बीपीएससी का। तो वैसे डेट बढ़ गया, लेकिन अपना काम था रिवीजन करवाना। क्या पता था कि डेट बढ़ जाएगा, बट डेट बढ़ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ये रिवीजन पूरा कर लेते हैं, इसके बाद करेंट अफेयर्स उसका भी रिवीजन अच्छे से कर लेंगे, है कि नहीं। तो चलिए चालू करते हैं बिना कुछ देर किए हुए। कल यहीं पे छोड़े थे कि कल से आगे, तो कल यहीं पे छोड़े तो हरित क्रांति के बारे में जाने। तो पहले ये जानते हैं कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो ये भारत में शुरुआत देखें तो 1966 से 67 का वर्ष है, ठीक। और इसे भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है, ठीक। और विश्व में अगर पूछे तो ये अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे, बोरलॉग, ठीक। और ये हरित क्रांति शब्द सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है, तो विलियम गैड, ठीक। ये भी ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे देखें इसके प्रमुख घटक देखें तो उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवार नाशक, सिंचाई, साख सुविधा, ये प्रमुख घटक हरित क्रांति के, ठीक। और ये हरित क्रांति विशेषतः फसलों के उत्पादन के लिए, यहाँ पे देखें तो भारत को बांटा गया 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में और 20 पारिस्थितिकी प्रदेशों में, ठीक। और यहाँ देखिए भारत के प्रारंभिक क्षेत्र में जहां हरित क्रांति चरम पे पहुंचा, तो वो देखिए पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी का क्षेत्र है, ठीक। तो ये भी पूछ सकता है प्रारंभिक क्षेत्र में ये चरम पे पहुंचा था, मतलब सबसे ज्यादा हुई वहीं हरित क्रांति, ठीक। इसके प्रभाव देखें तो सकारात्मक प्रभाव, तो कृषि उत्पादन में वृद्धि, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता बढ़ी, इसी उत्पादकता बढ़ी, औसत, ठीक। गेहूं चावल के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई। मेनली हरित क्रांति गेहूं के लिए अगर पूछा जाए, मेनली विशेष तो गेहूं, ठीक। और यहाँ नकारात्मक प्रभाव देखें तो अत्यधिक जल का दोहन हुआ, जिससे जल की कमी भी महसूस की गई अंदर, ठीक। मृदा में लवणता की वृद्धि हुई इतने कीटनाशकों का प्रयोग करने से, ठीक। और यहाँ देखिए कृषि प्रतिरूप में बदलाव भी आया। तो ये ध्यान रखेंगे आप इस टॉपिक से, जितने हरित क्रांति से इतने टर्म आए थे, एक चार्ट के माध्यम से आपके सामने है ये। तो इस चार्ट को सरसरी निगाह से जरूर देखें ताकि आपको ध्यान रहे। अब देखते हैं ऑपरेशन फ्लड। तो इसके शुरुआत देखें तो शुरुआत स्थल आनंद गुजरात में पड़ता है, वहां से इसका शुभारंभ कब हुआ था, तो 1970 ईस्वी में, ठीक। और ये क्यों हुआ था, तो देश में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए, ठीक। दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए। और जनक वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। मतलब दूध का इतना, भारत सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करता है, फिर भी उसे बाहर से आयात करना पड़ता है क्योंकि खपत ज्यादा है इंडिया में, ठीक। तो अगर ये पूछे फिर भी आयात करना पड़ता है। यहाँ देखिए प्रधान, ये एमएसपी के बारे में तो बात करे थे, बट उससे कुछ, हाँ वही फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो इस स्लाइड में दिख रहा है, तो देख लेते हैं क्या है। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति प्रतिवर्ष 22 से 24 फसल लिखा रहता है, तो 23 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी घोषित करती है, जिसमें देखें तो 7 खाद्यान्न फसलें, 5 दलहनी फसलें, 7 तिलहनी फसलें और 4 वाणिज्यिक फसलें, जिसमें 4 वाणिज्यिक फसलें में देखें तो गन्ना, कपास, जूट, नारियल। तो गन्ना के लिए एफआरपी निर्धारित किया जाता है, ठीक। जैसे एमएसपी फसलों उत्पादन के लिए, ठीक। फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन करता है, सिफारिश तो ये देखिए थे सीबी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। और इसका निर्धारण कौन करता है, तो सीएसीपी था ना ये, जो देखे थे अपन लोग पिछले स्लाइड में। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना देखे तो जनवरी 1965 में हुआ था। कृषि मूल्य आयोग के नाम से की गई थी, जिसका वर्ष 1985 के नाम में बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया, ठीक। तो इसका नाम बदला गया, क्या था पहले, अगर ये ऐसी क्वेश्चन नहीं पूछा, अगर पूछा तो उसके लिए आप ध्यान रखेंगे। यहाँ देखते हैं कि इसका कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो नई दिल्ली में, ठीक।
ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ देख लेते हैं कि पूछा जाता है, टर्म दे देगा आपको क्रांति और संबंधित क्षेत्र, और इनमें से कौन से सुमेलित नहीं है, और निम्नलिखित में विचार कीजिए। और आप विचार करने लगेंगे, और विचार करके अगर गलत आंसर आए तो बहुत अफसोस होता है कि नहीं। तो देखते हैं, तो क्वेश्चन देख लिए कैसे बनाए जा सकते हैं, और आप बनाए भी होंगे क्वेश्चन, तो इससे आपको पता भी चल रहा होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए, देखते हैं कि हरित क्रांति, ये तभी देख लिए खाद्य उत्पादन से संबंधित था। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित थी। और नीली क्रांति देखें तो ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित। थोड़ा बड़ा कर दें ताकि आपको दिख सके सही से। ठीक, करें, करते हैं। देखिए यहाँ पे नीली क्रांति हुआ आपका मत्स्य उत्पादन, लाल क्रांति हुआ आपका टमाटर एवं मांस उत्पादन, ठीक, से संबंधित। गुलाबी क्रांति क्यों हुई थी, तो प्याज, झींगा, मछली, औषधि एवं फार्मास्यूटिकल उत्पादन को बढ़ाने के लिए, ठीक। सुनहरी क्रांति क्यों हुई थी, तो बागवानी, शहद एवं फल उत्पादन को बढ़ाने के लिए, ठीक। धूसर क्रांति क्यों हुई थी, तो रासायनिक उर्वरक उत्पादन के लिए, ठीक। रजत क्रांति देखिए किससे संबंधित है, तो अंडा एवं कुक्कुट उत्पादन से, ठीक। यहाँ देखिए पीत या पीली क्रांति अगर देखें तो तिलहन के उत्पादन से। स्वर्ण रेखा क्रांति अगर देखें, स्वर्ण रेशा क्रांति देखें तो जूट पटसन उत्पादन से संबंधित है ये, ठीक। और रजत रेशा देखिए, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि स्वर्ण रेशा और रजत रेशा क्रांति देखिए तो कपास उत्पादन से, ठीक। यहाँ पे गोल क्रांति देखे तो आलू उत्पादन से, आलू गोल। हरित सोना क्रांति देखे तो बांस उत्पादन से, ठीक। पहले ये इसका खेती करना इलीगल था, लेकिन अब लीगल हो गया है। अपने तरफ तो गांव में तो ऐसे ही बांस तो आप देखेंगे, बट मतलब इलीगल था बेचना, आप इसे बेच नहीं सकते, ये था। मुख क्रांति देखे तो मुख क्रांति मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मुख क्रांति, ठीक। बादामी क्रांति देखे तो मसाला उत्पादन के लिए, ठीक। यहाँ पर देखते सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग का वर्गीकरण, मतलब ऐसे क्वेश्चन दे दे वर्गी, मतलब सूक्ष्म, लघु, मध्यम, तो आपके ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि प्ला, प्लांट एवं प्लांट एवं मशीनरी या उपकरण में निवेश, मतलब किसी उपकरण में निवेश अगर 1 करोड़ से 1 करोड़ रुपए तक और वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ तक हो तो वो लघु उद्यम कहलाएंगे, तो नहीं सूक्ष्म उद्यम कहलाएंगे। तो ऐसे करके टर्म आपको सेंटेंस दिखे तो वहां पे आप सही कर सकते हैं। तो इसके लिए स्लाइड यहाँ पे है, ठीक। यहाँ पे अगर देखिए लघु स्मॉल, तो यहाँ देखे तो किसी मशीनरी या प्लांट के उपकरण में निवेश अगर देखे 1 से 10 करोड़ तक के बीच हुआ हो और उसका वार्षिक टर्नओवर 5 से 50 करोड़ तक हो तो वो लघु उद्यम में आता है, ठीक। और मध्यम उद्यम देखें तो यहाँ पे निवेश अगर देखें तो 10 से 50 करोड़ रुपए तक और वार्षिक टर्नओवर अगर देखें तो 50 से 250 करोड़ तक हो तो मध्यम उद्यम के अंतर्गत आते हैं, ठीक। तो आप ये ध्यान रखेंगे। अब यहाँ देखिए महारत्न और नवरत्न मिनी रत्न कंपनियां, तो वर्तमान में तो ये महारत्नों की कंपनियां 14 हो गई है, ठीक। और यहाँ नवरत्नों की संख्या कितनी हो गई है, तो 16 हो गई है, ठीक। तो आप ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ मिनी रत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है, तो ये 74 है, ठीक। और इसमें देखिए श्रेणी 1 और श्रेणी 2 करके बटा हुआ है, ठीक। तो श्रेणी 1 और श्रेणी 2 करके बटा हुआ है मिनी रत्न में ही। तो मिनी रत्न श्रेणी 1 में 62, अगर ऐसे करके पूछे तो 62, और मिनी रत्न श्रेणी 2 में 12 कंपनियां शामिल है, ठीक। ये कैसे, क्योंकि मिनी रत्न 1 में इसमें देखे तो वित्तीय स्वायत्ता 500 करोड़ रुपए तक या उनकी निवल संपत्ति के बराबर जो भी कम हो वो मिनी रत्न एक श्रेणी में कंपनी आती है, ठीक। और 300 करोड़ रुपए तक की वित्तीय स्वायत्ता वाली कंपनी या उनकी निवल संपत्तियां 50% तक तक की जो भी कम हो ये श्रेणी 2 में आती है, ठीक। तो आप ये ध्यान रखेंगे अब लोग, ठीक।
अब देखते हैं महारत्न कंपनी कौन कौन सी है और इसके मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसके मुख्यालय पूछे जाए तो आप बस मुख्यालय देखेंगे तो यहाँ पे देखिए नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे है, तो नई दिल्ली। तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे है, तो देहरादून। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली। कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे है, तो कोलकाता। इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे, तो नई दिल्ली। तो ये ऐसे कर लेंगे, एक से नई दिल्ली जिसका ये दिया हुआ स्थापना वर्ष के क्रम के हिसाब से लगाया हुआ है। तो अगर मुख्यालय याद रखेंगे, मुख्यालय क्योंकि पूछा वही जाता है अधिकतर, तो अगर मुख्यालय के क्रम से याद रखेंगे तो दिल्ली में जिसका मुख्यालय पड़ता है पहले वो देख लेते हैं। तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अगर देखें तो इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली है। और यहाँ पे देखिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे, तो इसकी भी नई दिल्ली। ठीक, और है दिल्ली, हाँ और है। तो यहाँ पे देखिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे है, तो नई दिल्ली। पावर ऑफ फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कॉर्पोरेशन का मुख्यालय कहाँ पे, तो नई दिल्ली। और यहाँ पे देखिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे, तो नई दिल्ली। और दो तीसरा और चौथा चौदहवा 13वां और 14वां अगर देखें तो 14वां है एरोनॉटिकल करके ऐसी कंपनी है जो 14वां नया में शामिल हुआ इन महारत्न में। ठीक, और 13वां कंपनी आप बताएंगे। ठीक, यहाँ देखिए हम यहाँ पे देखिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे, तो मुंबई में। और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई। तो ये आप मुख्यालय ध्यान रखें क्योंकि मुख्यालय अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक, और यहाँ देखते हैं प्रमुख औद्योगिक वित्तीय संस्थानों का स्थापना वर्ष। अगर स्थापना वर्ष क्रम मिलाने के लिए अगर दे दे तो उसमें ये काम आ सकता है। तो भारत औद्योगिक वित्त निगम अगर देखे, वित्त निगम लिमिटेड अगर देखे तो इसकी स्थापना 1948 में हुई। और यहाँ पे देखिए भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश ICICI देखें तो इसकी स्थापना 1955 में हुई। और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई, तो 1964 में हुई। और यहाँ पे देखिए भारतीय इकाई प्रन्यास की स्थापना वर्ष देखे तो 1964 ही है। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक देखे तो 1971 में इसका स्थापना वर्ष है। ठीक, क्रम लगाने के लिए अगर आवास बैंक की स्थापना देखे, राष्ट्रीय आवास बैंक, तो 1988 इसमें हुआ है। और सीड भी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है जिसकी स्थापना वर्ष देखे तो 1990 है। तो यह स्थापना वर्ष पूछे तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक, यहाँ पे देख लेते हैं कोल इंडिया लिमिटेड देख लिए थे। कोल इंडिया लिमिटेड है इसमें। यहाँ पे एक है देखिए तो स्टील 13वां अगर पूछे तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सील है। एक मिनट रुक जाइए। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन तो ये भी शामिल हुआ है महारत्न में 14 में। तो 14वां बता ही दिए थे और 13वां मान लीजिए ये हुआ। ठीक, चलिए अगर देखते हैं राष्ट्रीय आय का लेखांकन अगर देखें तो ये आप लोग के नोट्स में ज्यादा डिटेल में आप लोग सर पढ़ाए होंगे। बस हम शॉर्ट शॉर्ट में आप लोगों को ये अगर बताना चाहे और रिवीजन करवाना चाहे तो हम देखते हैं कि उत्पादन एक वर्ष में
उत्पादन एक वर्ष में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य, मौद्रिक मूल्य होता है, अगर उसको मिला दे दोनों को तो ये राष्ट्रीय आय कहलाएगा। ठीक, तो राष्ट्रीय आय कहलाएगा, है कि नहीं। और यहाँ पे देखिए, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मौद्रिक मूल्य बढ़ेगा, तो मौद्रिक मूल्य बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। ठीक, और यहाँ पे गुड्स में देखिए तो अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती, तो राष्ट्रीय आय में मध्यवर्ती वस्तु को शामिल नहीं किया जाता है, अंतिम वस्तु को शामिल किया है। तो अंतिम वस्तु में देखिए तो उपभोग वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं, तो उपभोग वस्तुएं टिकाऊ वस्तुएं और सामान्य उपभोग वस्तुएं। पूंजीगत वस्तु उत्पादन को बढ़ाने में, पूंजीगत वस्तुएं कौन सी जो उत्पादन को बढ़ाने में सहयोगी हो, जैसे मशीनें। ठीक, ये हुए। अब यहाँ देखिए राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय यह एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान एक सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय का कुल योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। ठीक, अर्थात ये एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को भारतीय राष्ट्रीय आय कहते हैं, जिसका मापन कौन करता है, तो एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा ये किया जाता है। ठीक, देखे तो देख लिए कारक आय क्या है, तो इसका भी कारक आय आपको भी टर्म अगर पूछे तो ये इंपोर्टेंट हो सकता है। तो कारक आय के बारे में अगर जाने तो कारक आय उत्पादन के कारकों को उत्पादन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाली कुछ आय, अर्थात जैसे भूमि से हमें किराया मिले, पूंजी से हमें लाभ हुआ, श्रम से हमें वेतन मिला, और उद्यमशीलता से भी हमें जो लाभ हुआ, तो ये इन सबसे प्राप्त आय का कारक आय कहलाती है। ठीक, और राष्ट्रीय आय में केवल कारक आय को शामिल किया जाता है, अगर ये टर्म दिखे तो सही है। हस्तांतरण आय को शामिल नहीं किया जाता। क्यों? हस्तांतरण आय क्या होता है, अगर टर्म ये कहीं पे पूछे तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। हस्तांतरण आय देखिए तो ये एक पक्षीय भुगतान है। इसमें देखिए तो ये किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन का परिणाम नहीं है, ये किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन का परिणाम नहीं हस्तांतरण है। ये जैसे मुझे कोई दान स्वरूप कुछ पैसे दिए, वो हस्तांतरण आय हुआ। एक पक्षीय भुगतान, मैं तो उसे घुमा के, दान कोई करेगा तो मैं उसे घुमा के नहीं ना दूंगा। जैसे सरकार द्वारा वृद्धावस्था में वृद्धा पेंशन दिया जाता है, वो एक पक्षीय भुगतान है। जैसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है बेरोजगारों को, कि जब तक तुम्हारे रोजगार नहीं लग तब तक तुम बेरोजगारी भत्ता लो, क्योंकि भाई सस्ता पड़ता है उसे बेरोजगार भत्ता देने में। रोजगार देगा तो ज्यादा खर्च है सरकार का, रोजगार तो बेरोजगारी भत्ता लेके क्या करेगा वो, है कि? छात्रवृत्ति मिलती है, विधवा पेंशन, ये सारे हस्तांतरण आय। तो आपके एग्जाम्पल करके भी पूछ सकते हैं, निम्नलिखित इनमें से कौन से हस्तांतरण आय नहीं है या कारक आय नहीं है, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए घरेलू आय और राष्ट्रीय आय में अगर अंतर देखें तो घरेलू सीमा में सृजित कारक आय घरेलू आय का हिस्सा है। ठीक, और ये घरेलू सीमा किसे कहेंगे, मतलब इस प्रकार से पूछा जा सकता है ना कि भाई घरेलू सीमा क्या है, तो ये राजनीतिक सीमा से परे है, जहां तक हमारी अर्थव्यवस्था, मतलब भारत को जहां से राजस्व की प्राप्ति, जहां से राजस्व की प्राप्ति होती है, जैसे वो सारे घरेलू सीमा के अंतर्गत आते हैं। ठीक, और ये गैर निवासियों द्वारा घरेलू सीमा में सृजित कारक आय शामिल होते हैं। गैर निवासियों द्वारा मतलब बताइए क्या हुआ? गैर निवासियों द्वारा शेष विश्व से अर्जित कारक आय इसमें शामिल नहीं किया जाता। मतलब घरेलू आय में इसको शामिल किया जाएगा, जैसे किसी का, मतलब कोई व्यक्ति जो अमेरिका का आदमी है, वो इंडिया में 1 साल से अधिक अपना आर्थिक क्रिया कर रहा है इंडिया में, तो वो आय शामिल किया जाएगा। वही अगर इंडिया का कोई आदमी अगर दूसरे देश से वो पैसा भेज रहा है तो वो इसमें शामिल नहीं होगा घरेलू आय में। ठीक, तो आप ये दोनों में टर्म ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रीय आय देखिए तो घरेलू सीमा में अर्जित कारक आय इसमें शामिल होते हैं, और गैर निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय शामिल नहीं होते, क्योंकि ये पैसा दूसरे देश का निवासी इंडिया में जो कमा रहा है वो वहां भेजेगा, वो उसके घरेलू आय में वो शामिल हो जाएगा, तो यहाँ राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा। ठीक,
और निवासियों द्वारा शेष विश्व से अर्जित कारक है। जैसे कोई सऊदी अरब में रहता है, इंडिया का आदमी वो भेजता है यहाँ, तो वो कारक आय के रूप में राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा इंडिया में, ठीक। और ये स्कैनर आपको टेलीग्राम का, ठीक। ये पीडीएफ के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए, दृष्टि, संस्कृति, केजीएस, एडिटोरिया, जितने भी टेस्ट सीरीज है सारे आपको इस ग्रुप में मिल जाएंगे, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और महत्वपूर्ण अगर तथ्य देख ले, महत्वपूर्ण तथ्य देखे तो विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम, ये विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम है फेरा, जो 1973 को 1 जनवरी 1974 को लागू हुआ, ठीक। ये बना 1973 में, ये फ्रैक्शनल इन्फॉर्मेशन की तरह आप याद रखें, उसी मतलब उसे चेंज करके फेमा लाया गया, ठीक, जो 1 जून 2000 से लागू किया गया, ठीक। भारत में सेज आर्थिक क्षेत्र की नीति पहली बार 1 अप्रैल 2000 को लागू किया गया, ठीक। विशेष आर्थिक क्षेत्र किसे कहेंगे, जहां विशेष आर्थिक क्षेत्र किसे कहेंगे बताइए, जिस क्षेत्र को विकास करने के लिए वहां पे कर न के बराबर लगा हो, क्योंकि वो आर्थिक उस क्षेत्र को आर्थिक विकास के लिए ही चुना गया है, तो वहां पे कर नहीं के बराबर नहीं रहता है कर, तो उस क्षेत्र को विकास करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र जोन के रूप में माना जाता है। और ये अगर ये नीति देखे पहली बार 1 अप्रैल 2000 ईस्वी से लागू हुई, ठीक। और ये महत्वपूर्ण तथ्य अगर देखें तो इस भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र वर्ष 1965 में गुजरात के कंडाला में स्थापित किया गया। मतलब ऐसे क्षेत्र में कर नहीं लगाए जाते हैं, ठीक। मतलब कंपनी को ज्यादा से ज्यादा जितना सहायता कर सके उतना करते हैं इस क्षेत्र में। औद्योगिक नीति 1991 द्वारा भारत सरकार ने 24 जुलाई 1991 को नई आर्थिक नीति की घोषणा की। जब बीओपी संकट आया था, आर्थिक संकट आया था, तब ये घोषणा की गई थी। इसके द्वारा देश में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की शुरुआत हुई। आर्थिक संकट के कारण सोना गिरवी रखा गया आईएमएफ के पास, तो बोला गया कि मतलब लोन की जरूरत है, बट वो बोला कि आर्थिक नीति आपको चेंज करनी पड़ेगी, तो इंडिया को आर्थिक नीति अपनी चेंज करनी पड़ी, ठीक। यहाँ पे देखिए तो रंग राजन समिति की सिफारिश के आधार पे आधार वर्ष अगर देखें तो 2016 से 17 बजट से योजनागत एवं गैर योजनागत व्यय के वर्गीकरण को समाप्त किया गया, ठीक। तो ये किसकी समिति पे योजनागत और गैर योजनागत व्यय के वर्गीकरण को समाप्त किया गया, तो रंगराजन समिति की सिफारिश पे, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जीएसटी में शामिल, पहले ये तो देख ले, यहाँ पे देखिए जीएसटी लागू किया गया था। जैसे भैट पहले, इससे पहले मूल्य वर्धित कर भैट कर लगा हुआ था, तो इस सबको संशोधित करके जीएसटी लाया गया, और जीएसटी लाया गया तो जीएसटी परिषद का निर्माण हुआ, ठीक। और ये अनुच्छेद 279 ए आर्टिकल से संबंधित है संविधान में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष कौन होते हैं, तो राज्य सरकार के वित्त मंत्रियों के बीच से निर्वाचित होते हैं। सदस्य के रूप में देखें तो केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री तथा सभी राज्य के वित्त मंत्री होते हैं। घनपूर्ति अगर देखें तो कुल सदस्यों का 50%, जिसमें केंद्र सरकार, और वोटिंग का पावर अगर देखें तो केंद्र सरकार के पास कितना है, तो 1/3, और राज्य सरकार के पास कितना है, तो 2/3, ठीक, 2/3। और बहुमत निर्णय कितने बहुमत भी लिया जाए, तो 3/4 के बहुमत से निर्णय लिया जाता है, ठीक। अब यहाँ पे देख लीजिए जीएसटी में शामिल अप्रत्यक्ष कर। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, आप लोगों को ये डिटेल में सर आप लोगों को टेबल क्लास में पढ़ाए होंगे, ठीक। तो जीएसटी में शामिल अप्रत्यक्ष कर को अगर देखें तो पहले देखें कि राज्य सरकार के द्वारा अर्जित कर कौन से, और केंद्र सरकार के द्वारा अर्जित कर, ये पूछे जाते हैं फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। और टर्म भी दे सकता है कि निम्नलिखित में विचार कीजिए, केंद्र सरकार द्वारा अर्जित कर से सुमेलित नहीं है, मतलब केंद्र सरकार के द्वारा अर्जित नहीं किया जाता है कौन सा कर, उसमें से एक मनोरंजन कर दे दे, विरासिता कर दे दे, या राजवैट कर दे दे, ठीक। ये व्हाइट कर के बारे में आगे स्लाइड है उसमें जानेंगे, ये मूल्यवर्धित कर है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, ठीक, टेंशन मत लीजिए। तो पहले देख लेते हैं कि राज्य सरकार के द्वारा अर्जित कर, तो राजवैट
कर राज्य सरकार अर्जित करता है। मनोरंजन कर कौन लेता है? तो राज्य सरकार लेता है, अपना खजाना भरता है कि नहीं? प्रवेश, कोई तो प्रवेश करेगा मतलब दूसरे राज्य से, जैसे तीसरे राज्य में, तो वो भी कर राज्य अर्जित राज्य के द्वारा वसूला जाएगा। ठीक, लॉटरी, सट्टेबाजी और जुआ, इन सब में भाई हारोगे तो तुम्हारा पैसा गया, अगर जीतोगे तो उसमें से सरकार का कुछ ना कुछ तो बनेगा भाई। हारोगे तो तुम्हारा गया। वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर राज्य द्वारा उपकर और अधिभार लगाए जाते हैं। ये सरप्लस चार्ज होते हैं ये सब। मतलब आप मतलब ज्यादा से ज्यादा आपूर्ति करके आपको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो रहा है, उस पर अगर कर लगाए तो वो उपकर और अधिभार के रूप में सरप्लस चार्ज होते हैं। और विज्ञापन कर कौन लगाता है? तो राज्य सरकार लगाता है। ठीक, क्रय कर कौन लगाता है? तो राज्य सरकार लगाता है। ये सब उछलता है। और केंद्र सरकार क्या क्या उछलता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क उछलता है, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क उछलता है, सेवा कर उछलता है, सीमा शुल्क उछलता है केंद्र सरकार, और वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति पर भी ये उपकर और अधिभार लगाता है। ठीक, अब यहाँ पे देखें, जीएसटी परिषद के बारे में तो देख ही ली। वही निर्णय अगर पूछे कितने, अगर वो 3/4 के में से पूछे तो सही है, नहीं तो अगर वो पूछे तो 75% हुआ, तो 75% बहुमत से। बजट के घटक के रूप में अगर देखें तो संविधान बजट, संविधान में बजट में राजस्व लेखे के व्यय और अन्य व्यय से अलग रखना चाहिए, ये प्रावधान है। इसलिए बजट में राजस्व लेखा और पूंजीगत लेखा शामिल होते हैं। ठीक, यहाँ पे देख लेते हैं राजस्व बजट और पूंजीगत बजट क्या होता है, राजस्व प्राप्तियां। ठीक, तो यहाँ देखें सरकार द्वारा प्राप्तियां कर राजस्व और अन्य राजस्व तथा इन राज्यों से किया जा रहा व्यय, ये राजस्व बजट में शामिल होता है। ठीक, कर राजस्व में केंद्र द्वारा आरोपित कर, अन्य शुल्कों द्वारा अर्जित आय शामिल होते हैं इसमें। ठीक, वित्त विधेयक में किए गए विभिन्न कर प्रस्ताव अन्य प्राप्तियों के मुख्य रूप से सरकार द्वारा किए गए निवेश पर ब्याज और लाभांश तथा ऋण, सब्सिडी आदि पर सरकार द्वारा दी गई सेवाओं के लिए फीस, अन्य प्राप्तियां इसमें शामिल होते हैं राजस्व बजट में। ठीक, और सरकार, ये सब राजस्व प्राप्ति है हुआ। ठीक, और यहाँ पूंजीगत बजट में देखें तो सरकार द्वारा जनता से प्राप्त ऋण, जिन्हें बाजार ऋण भी कहा जाता है, ट्रेजरी बिल को बेचकर आरबीआई एवं अन्य संस्थाओं से, मतलब राजस्व कहां से सरकार प्राप्त करती है, ये अगर बेसिकली देखें तो। ठीक, और यहाँ देखें तो विदेशी सरकारों और निकायों से प्राप्त ऋण, राजस्व और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ऋण वसूली के बाद ये सारे पूंजीगत बजट में शामिल होते। तो कौन से पूंजीगत बजट में और कौन से राजस्व बजट में शामिल होते, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर पूछ दे तो क्वेश्चन तो बन सकता है। और यहाँ व्यय देखिए, सरकार का खर्चा वर्चा देखे कहाँ कहाँ खर्चा करता है। सरकार सामान्य कार्य और विविध सेवाओं पर व्यय तथा ऋण और सब्सिडी पर ब्याज अदायगी करता है, पे करता है। ठीक, जिस व्यय से भारत सरकार की परिसंपत्तियां का सृजन नहीं होता उसे राजस्व व्यय कहते हैं। मतलब जिस व्यय से भारत सरकार की परिसंपत्ति सृजित नहीं होती है उसे क्या कहेंगे, तो उसे क्या कहेंगे बताइए, परिसंपत्ति सृजित नहीं होती, मतलब एसेट सृजित नहीं होता, तो ये राजस्व, तो ये उसे राजस्व व्यय कहते हैं। ठीक, और राज्यों, संघ शासित प्रदेशों को दिए जाने वाले सभी अनुदान को भी राजस्व व्यय ही माना जाता है। हालांकि इसमें कुछ अनुदान का प्रयोग परिसंपत्तियों का सृजन के लिए किया जाता है। ठीक, और यहाँ पे देखें पूंजीगत, तो भूमि, भवन निर्माण, मशीनों, उपकरणों आदि परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर किया गया व्यय, ये कौन सा है, कौन सा व्यय है बताइए, कौन सा व्यय है? तो ये पूंजीगत व्यय है। शेयरों में निवेश,
केंद्रीय सरकार द्वारा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों, सरकारी कंपनियों, कॉरपोरेशन एवं पार्टियों द्वारा दिए गए ऋण अग्रिम संबंधियां ये भाई पूंजीगत व्यय में लेखा लोक लेखा में किए गए लेन देन को भी पूंजीगत बजट में शामिल किया जाता है। ठीक, तो ये सारे पूंजीगत बजट में शामिल किया जाता है। तो पूंजीगत व्यय सकारात्मक माने जाते हैं। अगर पूछे तो पूंजीगत व्यय में अगर घाटा है तो वो सकारात्मक माने जाते हैं, क्योंकि भवन निर्माण हुआ तो उससे किराए आएंगे, मशीनों तो ये अस्थायी निवेश हुआ, मशीन ना उसे बार बार खरीदना थोड़ी ना पड़ेगा, तो ये अस्थायी निवेश हो गया एक तरह से। यहाँ देखें, अगर यहाँ टर्म अगर देखें घाटे के प्रकार, तो राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा, ये आपसे टर्म पूछेंगे। ठीक, तो टर्म पूछेगा तो इससे अच्छा अच्छे से देख ही लेते हैं कि भाई टर्म जो कुछ भी पूछे तो इसे बड़ा कर देते हैं थोड़ा, ताकि आपको दिख सके। दिख रहा है? यहाँ देखिए, राजस्व घाटा, जब सरकार के कुल राजस्व व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर क्या होगा, राजस्व घाटा। और राजकोषीय घाटा देखें तो उधारियों को छोड़कर, ये ध्यान रखें, उधारियों को छोड़कर सरकार के कुल व्यय का कुल प्राप्तियों से अधिक होना, कुल व्यय का कुल प्राप्तियों से अधिक होना उधारियों को छोड़कर, और किसी से कर्ज लिया उसे छोड़ दे तो वो राजकोषीय घाटा में आएगा। ठीक, और प्राथमिक घाटा देखें, प्राथमिक घाटा ये टर्म पूछे जाते हैं, आप ये ध्यान रखें। वर्तमान वर्ष के राजकोषीय घाटे में से अगर पूर्व ऋण ब्याज की, अगर ब्याज चुका चुके हैं, अगर उसे घटाने के बाद जो शेष बनता है वो प्राथमिक घाटा है। ब्याज चुकता के बाद जो शेष राशि बचता है वो प्राथमिक घाटा के अंतर्गत आता है। ठीक, तो आप ये ध्यान रखेंगे। और इसके अगर राजस्व घाटा के अगर अर्थ के व्यापक अर्थ अगर जाने तो इससे संकेत मिलता है कि सरकारी विभागों के साधारण कार्य संचालन के लिए सरकार के पास पर्याप्त राजस्व का अभाव है। राजस्व घाटा हुआ तो यही संकेत करेगा। ये ऐसा तब होता है जब सरकार उपार्जन से अधिक खर्च करने लगता है। वो तो है भाई, मतलब कमाने से ज्यादा खर्च होगा तो कर्ज लेना पड़ेगा, लोन, घाटा होगा, है कि नहीं। यहाँ देखिए, ये देखिए, यह कमी को पूरा करने के लिए सरकार को विनिवेश ऋण लेने की मजबूर करता है। ठीक, यही कमी को पूरा करने के लिए सरकार मजबूर हो जाती है विनिवेश, मतलब वही विनिवेश। सरकार बोलते हैं कि ट्रेन बेच दिया, रेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, वही विनिवेश है कि नहीं। तो ये तो और इसके उपाय क्या हो सकते हैं, तो उपाय हो सकते हैं कि सरकार व्यय को कम कम करे, नए करों को लागू करे, और कर और गैर कर की प्राप्तियों को बढ़ाए। ठीक, और उच्च आय स्तर के लोगों के लिए कर बढ़ाना चाहिए। अब आते हैं किसके, अब देखिए राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा तो यह प्रकट करता है कि संसाधनों की पर्याप्त मात्रा न होने पर सरकार को ब्याज से कितना ऋण लेना चाहिए। सरकार को बाजार से कितना ऋण लेना चाहिए, ये संकेत करता है राजकोषीय घाटा। इसीलिए यहाँ पे लिखा ना कि ऋणों को छोड़कर, उधारियों को छोड़कर, ठीक, उसकी खर्च या व्यय पूरा हो। और इसके उपाय क्या हो सकते हैं भाई, ये देखें, तो सार्वजनिक व्यय जैसे सब्सिडी, बोनस, अवकाश, यात्रा रियायतें, अवकाश के बदले नगद भुगतान आदि को कम करना चाहिए सरकार को। सार्वजनिक व्यय कम नहीं करेगी तो सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों में कर आधार और शेयर की बिक्री का विस्तृत किया जाना चाहिए, कर आधार को बढ़ाना चाहिए। ठीक, यहाँ पे अगर देखिए प्राथमिक घाटा के अगर व्यापक अर्थों को समझे तो इससे पता चलता है कि अगर ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो विशेष रूप से व्यय को पूरा करने के लिए सरकार को कितना ऋण लेने की और आवश्यकता है, ये दर्शाता है। अगर ये टर्म भी दे तो ये प्राथमिक घाटा के अंतर्गत आएगा। ठीक, ये टर्म पूछे जाते हैं, आप ये ध्यान, क्वेश्चन बना रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे। तो शून्य प्राथमिक घाटा किसे कहेंगे, जब ब्याज भुगतान के लिए ऋण लेने की जरूरत को दर्शाता है। ठीक, ये शून्य प्राथमिक घाटा के अंतर्गत आएगा। ठीक, और इसके उपचार अगर देखें तो राजकोषीय घाटे के विषय में उल्लेखित उपाय
के समान है ये। इन सबका कंक्लूजन ये निकल रहा है कि राजस्व घाटा कम करेगा तो सारे घाटे कम हो जाएंगे। राजस्व घाटा के कारण ये सारे घाटा बढ़ रहे हैं। ठीक, यहाँ बोल रहे थे ना आपको वैट के बारे में। यहाँ देखिए वैट, ये मूल्य वर्धित कर है, मूल्य एडिशन कर। जैसे 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 मैंने ये पेन लिया, ठीक, मैंने ये पेन लिया तो दुकानदार कितने में खरीदा होगा, मान लीजिए 8 रुपए में खरीदा होगा। ठीक, तो बहुत सारे उसे 8 रुपए पड़े होंगे, वो डब्बा ले, इतना बड़ा डब्बा लेके आया होगा। ठीक, उसे 8 रुपए एक पेन पड़ा होगा, तो अपना कॉस्ट जोड़ा होगा। ठीक, तो ये अपना 2 रुपया जोड़ा, ठीक, एक पेन पे, तो अपना निकाले तो मूल्य मूल्य जोड़ दिया, ऐड कर दिया। ठीक, तो वही मूल्य वर्धित कर। और ये अगर मैं मुझे बेचा गया किसी और दुकानदार, तो वो किसी और से खरीदा 10 रुपए एक पेन, और वो भी अगर 1-2 रुपया, अगर मान ले 2 रुपया, तो 12 हो गया। तो वो तो 12 हो गया, वो 2 रुपया तो वो मुझे 12 रुपया में दिया। तो इसे ही मूल्य एडिट कहेंगे। ठीक, वो आपको सब बेहतर तरह से समझाए होंगे अगर आप ध्यान कर पा रहे होंगे तो। ठीक, ऐसे ही तो ये मूल्य वर्धित कर है वैट कर। ठीक, और ये कर के कर के प्रकार में देखिए तो ये अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। ठीक, तो सिफारिश वेट कर लगाने का सिफारिश किसने किया था, तो 1991 में किस समिति ने, तो चेलैया समिति ने। और ये शुभारंभ 1 अप्रैल 2005 को हुआ। ठीक, लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था, तो हरियाणा। ठीक, 1 अप्रैल 2003। और लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन था, तो उत्तर प्रदेश। तो प्रथम राज्य और अंतिम राज्य, ये ध्यान रखेंगे। और ये ऊपर में कर था, तो कर यहाँ देखते हैं, जीएसटी टैक्स स्लैब, ये देखिए 5% कर मतलब किससे वसूला जाएगा, तो घरेलू की आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्य तेल, चीनी, अरे सरसों तेल, चीनी, मसाले, गरम मसाला, जो मसाले हैं, चाय, कॉफी आदि शामिल है। घरेलू उपकरण, घरेलू आवश्यकताओं की जो वस्तुएं हुई, इसमें 5% का टैक्स वसूला जाएगा। ठीक, और 12% का टैक्स किससे वसूला जाएगा, इसमें कंप्यूटर और प्रसंस्कृत भोजन, ठीक, ये आदि शामिल होते हैं। ठीक, टेक्नोलॉजी की सहायता से जो चीज उत्पादन किया जा रहा हो या उसे प्रसंस्कृत किया जा रहा हो, तो उसमें 12% का टैक्स लगेगा। और 18% का टैक्स अगर देखें तो इसमें हेयर ऑयल, ठीक, उसमें 18% का टैक्स है। टूथपेस्ट और साबुन, पूंजीगत वस्तुएं, औद्योगिक घटक जितने इसमें सारे में 18% के टैक्स लगेंगे। ठीक, और यहाँ देखिए 28%, इसमें लग्जरी आइटम जैसे छोटी कार, कंज्यूमर जैसे एसी कार, ये सारे मतलब लग्जरियस सामान जितने, उसमें 28% के टैक्स लगेगा। ठीक, अब यहाँ देखिए कर राजस्व की अगर बात करें तो यहाँ पे एन के सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर अगर देखें तो क्या क्या परिवर्तन हुआ। अब वर्तमान में तो 16वां वित्त आयोग हो गया है, तो इसके अध्यक्ष कौन है, आप ये बताएंगे। ठीक, वैसे तो हम बता ही देंगे, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह। तो ये देखिए मतलब क्या क्या ये संशोधित किया, तो ये देखिए वर्ष 2021 से 26 की अवधि के लिए केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी को 41% के स्तर को बनाए रखने की सिफारिश की। ठीक, 41%। और यह राशि पहले देखें तो 42% के स्तर से कम है, जिसका सिफारिश 14वें वित्त आयोग के द्वारा किया गया था। ठीक, ऐसा क्यों हुआ, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नवगठित केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्र के संसाधनों की 1% की आवश्यकता समायोजन भी किया गया, इसीलिए ऐसा किया गया। ठीक, तो ये सिफारिश किसका था, तो 15वें वित्त आयोग। और 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो अरविंद पनगड़िया। यहां देखें, चलिए ये कराधान प्रणाली सिस्टम कल देखेंगे। ठीक, तो एक टैक्सेशन सिस्टम कल रिवीजन करेंगे, और इससे आगे जितने टॉपिक है वो सारे कवर करेंगे। चलिए, अगर अच्छा लग रहा है तो आगे बढ़ाइए, दोस्तों को शेयर करिए, और आए हैं चैनल, जब पूरा वीडियो देख लिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और चलिए, धन्यवाद।